नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं भारत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर दुनिया भर में क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ती है या फिर कम होती है तो उसका डायरेक्ट असर भारत के ऊपर होता है। अभी जो लेटेस्ट बड़ी खबर आई है वो ये है कि ओपेक प्लस देशों ने, मैं आपको बताऊंगा ये कौन कौन से देश होते हैं, इन्होंने डिसाइड किया है कि नवंबर में जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसको 1.37 लाख बैरल्स पर डे इंक्रीज किया जाएगा। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, इसका असर भारत पर क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव सब कुछ जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, दिवाली सेल चल रहा है इस समय। अगर आप कोई भी यूपीएससी का कोर्स स्टडी आईक्यू पर लेते हो 22 अक्टूबर के जस्ट पहले तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। 2026 हो, 27 हो, 28 हो, किसी भी साल का आप बैच ले सकते हैं। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है, आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ओपेक प्लस का मतलब क्या होता है। देखो, आप सब जानते होंगे ओपेक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या है कि 1960 में इसको बनाया गया था, जिसके अंदर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, मतलब ये 5 देश हुआ करते थे। धीरे धीरे करके इसका विस्तार किया गया और टोटल 13 कंट्रीज हैं ओपेक के अंदर। मैं ओपेक की बात कर रहा हूं। ये जो डार्क कलर में आप देख पा रहे हो ना, जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, इनफैक्ट साउथ अमेरिका में वेनेजुएला हो गया, तो इस तरह के जितने भी अफ्रीका में जितने देश आप देख रहे हो ये सभी ओपेक के मेंबर्स हैं। और इसमें क्या हुआ है कि और ज्यादा अलाइज जुड़ गए हैं, जिसको हम कहते हैं ओपेक प्लस। मतलब ओपेक के अलावा यहां पर जैसे अजरबैजान, बहरीन, इनफैक्ट रशिया भी इसका पार्ट है, ओमान हो गया, मेक्सिको हो गया, ये जो बाकी के देश मिल जाते हैं 11 देश, 13 + 11, इनको मिलाकर हम कहते हैं ओपेक प्लस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इनका मेन मकसद क्या है? देखो, ओपेक का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ये जितने भी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो एक साथ कोऑर्डिनेट करें। क्या होता है ना, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि यहां पर दुनिया भर में अगर ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, तो यहां पर होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो नीचे जाएंगे। क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे जाएंगे मतलब ये जितने भी देश हैं उनको नुकसान होगा। तो क्या है कि हर एक कंट्री यहां पर यह चाहता है कि उसका तो प्रोडक्शन बढ़ जाए। जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब चाहेगा कि उसका ऑयल का प्रोडक्शन बढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उसको हो, वो ज्यादा तेल बेचे और उससे प्रॉफिट कमाए। लेकिन ओवरऑल यहां पर सब चाहते हैं कि प्रोडक्शन एक प्रकार से कम ही रहे, क्योंकि सभी लोग ज्यादा प्रोडक्शन करने लगेंगे तो क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस नीचे जाएंगे और सभी को नुकसान होगा। तो ये खींचातानी चलती रहती है। यहां पर हर एक इंडिविजुअल कंट्री धीरे से चाहता है कि उसका प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन यहां पर सभी लोग चाहते हैं कि ओवरऑल प्रोडक्शन ना बढ़े। तो इसी को लेकर पूरा एक प्रोग्राम चले, इसी को लेकर कोऑर्डिनेशन हो, ये ओपेक प्लस का मेन मकसद है। अच्छा, अब हुआ क्या है यहां पर हम देखते हैं। अभी रिसेंटली क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं और उनकी जो अलाइज हैं, जिनको ओपेक प्लस बोला जा रहा है, इन्होंने डिसाइड किया है कि नवंबर से 1,37,000 बैरल्स क्रूड ऑयल का पर डे जो है आपका इंक्रीज किया जाएगा। जी हाँ, 1.37 लाख बैरल्स पर डे इंक्रीज किया जाएगा, मतलब क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। और इसमें भी अगर आप देखोगे ना, जो 8 देश हैं उन्होंने मिलकर यह डिसाइड किया, सऊदी अरब, रशिया, इराक, यूएई, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने। और ये बेसिकली आप समझिए क्या है कि 2023 में इन देशों ने डिसाइड किया था कि 2023 अप्रैल में आप देख सकते हैं इन्होंने डिसाइड किया गया था 1.65 मिलियन बैरल्स पर डे ये लोग डिक्रीज करेंगे। क्योंकि उस समय हुआ क्या था कि क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे चले गए थे, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा था। तो यहां पर जानबूझकर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम करना चाहते थे ताकि सप्लाई कम हो जाए और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाए। लेकिन अब जस्ट उसका उल्टा आपको देखने को मिलेगा, यहां पर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कितना प्रोडक्शन? मतलब 1.37 लाख बैरल्स पर डे, क्या ये बहुत ज्यादा है? ऐसा नहीं है। अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखोगे ना, इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, ग्लोबल ऑयल डिमांड 2025 का आप देख सकते हैं, यह है लगभग 104.4 मिलियन बैरल्स पर डे। जी हां, मैं मिलियन की बात कर रहा हूं। 104 मिलियन बैरल्स पर डे, मतलब ये 10 करोड़ बैरल से भी ज्यादा हो गया। आप सोचिए, तो ओपेक का ये जो इंक्रीज है वो बहुत कम है। इट इज जस्ट 1.37 लाख की हम बात कर रहे हैं। तो जितना भी शेयर ऑफ ग्लोबल डिमांड है उसका 0.13% ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जा रहा, और इसीलिए यहां पर ऑयल के प्राइसेस में अचानक से कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं हुई है। ये मूव दिखाता है कि ओपेक प्लस देशों के पास कॉन्फिडेंस है, वो बेसिकली स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं।
हैं कि एक प्रकार से अपना प्रोडक्शन भी वो बढ़ा सकें, लेकिन साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो नीचे भी ना जाए। ये स्ट्रैटेजी इनके द्वारा चली जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत कितना डिपेंडेंट है। अगर आप देखोगे एनुअल क्रूड इंपोर्ट, तो ये लगभग भारत का आपको मिलेगा 242 मिलियन टन्स। ये हमारा पूरे साल भर का इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें से लगभग हमारा जितना भी कंजम्पशन होता है उसका 88 to 90% हम इंपोर्ट करते हैं, और इसकी वजह से हमें बहुत सारा पेमेंट करना होता है डॉलर में। 137 बिलियन डॉलर ये हम पेमेंट करते हैं। और इंपोर्ट प्राइस अगर आप देखोगे इस समय भारत का जो है लगभग हर एक बैरल $77 हमें पे करना होता है। तो डेली क्रूड इंपोर्ट आप समझिए हमारा 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास है। तो भारत की जो एनर्जी इकोनॉमी है ना, वो काफ़ी इंपोर्ट सेंसिटिव है कि अगर यहाँ पर दुनिया में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हमारे ऊपर इंपैक्ट करता है, क्रूड ऑयल का प्राइस गिरता है तो हमारे ऊपर इंपैक्ट करता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अगर $1 पर बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस गिरता है तो इसकी वजह से हर साल 1.7 बिलियन डॉलर का हमें फायदा होता है। सोचिए 1.7 बिलियन डॉलर का। तो जाहिर सी बात है भारत तो चाहेगा कि यहां पर प्राइस जो है वो नीचे जाए। तो अभी ये जो रीसेंट डिसीजन हुआ है क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने का, हम इसको दोनों तरफ से देखेंगे कि ये इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है, दूसरा क्या भारत को मतलब कितना फायदा होगा। कोई बहुत ज्यादा फायदा तो होगा नहीं। तो अगर हम फायदे की बात करें तो सबसे पहला है कि ये बहुत ज्यादा प्राइस गिरने वाला नहीं है, एक चीज आपको समझना है। लेकिन स्टिल यहां पर जो भी प्राइस गिरेगा, अगर मान लीजिए $5 पर बैरल भी प्राइस गिरता है तो भारत को लगभग 8 से 9 बिलियन डॉलर का फायदा हो सकता है। इसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंप्रूव होगा, और जो रुपी स्टेबिलिटी है वो भी थोड़ी सी आ सकती है। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ट्रंप के टैरिफ वगैरह की वजह से हमारा रुपी काफी नीचे चला गया, 89 के करीब चला गया $1 इक्वल्स टू। तो लोअर क्रूड प्राइस अगर रहेगा तो जो फ्यूल सब्सिडीज वगैरह होता है वो भी कम हो जाएगा। सरकार के जो सरकार खर्चा करती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन भी नहीं आएगा। फिर दूसरा इन्फ्लेशन, मतलब जो चीपर क्रूड होता है उसकी वजह से हमारे देश के अंदर क्रूड जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो कम हो सकते हैं। अब हो सकता है मैं बोल रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देखे भी होंगे कि क्रूड ऑयल के दाम कम भी होते हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं कम करती है। तो ये देखना होगा थोड़ा सा। अगर लेकिन वो कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में इन्फ्लेशन और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी भी है। देखो आप सब जानते हैं भारत जो है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रहा है बड़े मात्रा में, ताकि इमरजेंसी के समय हम वहां पर यूज कर सकें। तो अगर क्रूड ऑयल का दाम सस्ता होता है तो भारत यही कोशिश करता है कि सस्ता जैसे ही दाम हो तो तुरंत और ज्यादा ऑयल खरीद लो और अपने खजाने में उसको भर दो, मतलब उसको सेव कर लो, ताकि इमरजेंसी में हम उसको यूज कर पाएं। जब क्रूड ऑयल के दाम ऊपर जाएं तब हम इसका इस्तेमाल कर पाएं। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये जो इंपैक्ट है वो लिमिटेड क्यों हो सकता है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि ये प्रोडक्शन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मान लो ऐसा होता कि 2 मिलियन बैरल्स पर डे इंक्रीज हो रहा होता या फिर 1.5 मिलियन बैरल्स भी हो रहा होता तो काफी इंपैक्ट आ सकता था। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं सबसे पहला तो यह है कि इसे देखना होगा कि क्या प्राइस के ऊपर बहुत असर आता है कि नहीं। अगर हार्डली $1 या $0.5 ही असर आएगा तो कोई बहुत ज्यादा तो फायदा होगा नहीं भारत को। फिर दूसरा यह है कि मान लो अगर प्राइस नीचे भी, मान लो अगर क्रूड की सप्लाई बढ़ भी जाती है, लेकिन दुनिया भर में जैसे चाइना हो गया, यूएस हो गया, अगर वो सारे क्रूड को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां पर डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस नीचे नहीं आने वाला। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी चल रहा है, यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, मिडिल ईस्ट में वॉर चलते ही रहते हैं। तो अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो अगेन क्रूड के दाम नीचे जाने के बजाय और ऊपर जा सकते हैं। फिर एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, अगर मान लो क्रूड के दाम नीचे भी आ गए लेकिन रुपी और ज्यादा वीक होता गया, कमजोर होता गया, तब तो हमें इसका फायदा भी नहीं होगा वैसे भी। तो ये देखना होगा। फिर अल्टीमेटली जो मैंने आपको बताया कि ये सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर क्रूड ऑयल के दाम कम भी हो गए लेकिन एक्चुअल में भारतीयों को कितना फायदा होगा वो देखने वाली बात होगी। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये है कि इसका स्ट्रैटेजिक और पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या है भारत के लिए। देखो यहां पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हमें अपना जो इंपोर्ट है उसको नॉन ओपेक नेशंस की तरफ और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहिए। मतलब हमें और देशों के साथ डील करनी चाहिए, चाहे जैसे ईरान हो गया, वेनेजुएला हो गया। यूएस कहता है कि आप वहां से ऑयल मत खरीदो, लेकिन बाकी जगह से भी अगर हम खरीद सकें, सस्ते दाम पर ऑयल मिल सके, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जैसे ही क्रूड ऑयल सस्ता होता है हमें अपना जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसको फिल कर देना चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी रिफाइनरी को भी अपग्रेड करना है। क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि भारत किसी भी देश से ऑयल खरीदेगा और उसको यूज कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास वो रिफाइनरी भी होनी चाहिए। क्योंकि
अभी जो रिफाइनरी है वो ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड हो गया, मिडिल ईस्ट से क्रूड हो गया, या फिर रशिया से कुछ क्रूड आ रहा है, तो वो सब हम रिफाइन कर पाते हैं पेट्रोल डीजल में। लेकिन बाकी जगह का क्रूड ऑयल का नेचर अलग होता है, वो ज़रूरी नहीं है हम कर पाएँ। और एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओवरऑल हमें अपना जो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको कम करना है, रिन्यूएबल की तरफ जाना है, बायोफ्यूल की तरफ जाना है। तो बॉटम लाइन यही है कि देखो, ओपेक प्लस देशों का ये जो राइज है, इंक्रीज है, ये सिंबॉलिक है, बट कहीं ना कहीं भारत को आगे चलकर फायदा दे सकता है। और हर $5 मैंने आपको बताया ये कम होता है पर बैरल पर, तो $9 बिलियन तक का भारत को हर साल फायदा हो सकता है। लेकिन हाँ, करेंसी रिस्क, बहुत सारे और भी रिस्क हैं, वो देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये जो ओपेक प्लस का निर्णय आया था और इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो मैंने आपको बताया। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्रूड ऑयल से रिलेटेड करेक्ट है? इन 2 स्टेटमेंट में से आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यह दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, सक्सेस की शुरुआत की दिवाली है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है दिवाली सेल, जहां से शुरू होती है आपकी IAS जर्नी। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच अब अवेलेबल है सिर्फ 18,999 में। प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट गाइडेंस, टॉप फैकल्टीज, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, आपकी तैयारी आपकी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। लिमिटेड सीट्स हैं, सेल के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232993। तो दोस्तों, इस दिवाली सक्सेस की रोशनी के साथ मनाइए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।